सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप जीएसटी R9C को प्रिपेयर करेंगे। लाइव डेमो करके बताऊंगा जो एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है जीएसटी के अंदर किस तरह से बनाना है। बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक इसको समझने के लिए। एज लॉट टू डू, एज लॉट टू डिस्कस, बट बिफोर वी बिगन वी स्टार्ट पेन ड्राइव एंड गूगल ड्राइव कोर्स। सो दोस्तों, आप बन सकते हैं जीएसटी प्रोफेशनल। इन सभी कोर्सेज की घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं। तो इस नंबर पर फोन कीजिए या फिर इस वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों, जो भाई बंधु मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम में इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेते हैं आपके पास जीएसटी से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलती रहती है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में और लोगों को भी जोड़िए दोस्तों। तो दोस्तों, सिंपली आपको जाना है यहाँ से डाउनलोड सेक्शन में और देख सकते हैं यहाँ पे ऑफलाइन टूल, यहाँ से आपको मिल जाएगा जीएसटी R9C। यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। ये ऑफलाइन यूटिलिटी होती है और आप इजीली ऑफलाइन प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप जीएसटी R9C को, जो JSON फाइल के अंदर बना देता है। फिर उसके बाद अपने साइट पे आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कर लिया है डाउनलोड और मैं इसे कर लेता हूं ओपन। तो दोस्तों, ये कर लिया मैंने ओपन। फॉर्म जीएसटी R9C ऑफलाइन टूल है और इसका वर्जन जो है वर्जन 1.0। सो दोस्तों, ये देख सकते हैं पार्ट ए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। देन पार्ट बी जो होता है उसके अंदर हम क्लेरिफिकेशन देते हैं, उसके अंदर सर्टिफिकेशन का आता है। तो वो जो है ऑडिटर के लिए हो गया पार्ट बी। उससे देखो, पार्ट बी पे जाने से पहले आपको पार्ट ए भरना पड़ेगा, नहीं तो ये रेड सा मार्क आ गया। पार्ट ए में सारी डिटेल भर लेते हैं। पहले हम पार्ट ए भरते हैं, फिर उसके बाद पार्ट बी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा जीएसटी नंबर जिसका आप ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो जीएसटी नंबर लिख लेते हैं हम यहाँ से। ये लिख लिया दोस्तों मैंने जीएसटी नंबर। देन यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हम कर रहे हैं 17-18 के लिए। 18-19 के लिए अभी एप्लीकेबल नहीं है। अभी तो 18-19 के लिए जीएसटी R9 का फॉर्म भी नहीं आया। अभी हम 17-18 ले लेंगे। देन यहाँ से लेना होगा लीगल नेम। ये ले लिया लीगल नेम। देन ट्रेड का नाम ले लेंगे, जो बिजनेस का नाम है। ये बिजनेस का नाम ले लिया। अब ये लिखना है नेम ऑफ एक्ट इफ यू आर लायबल टू ऑडिट अंडर एनी एक्ट। अब यहाँ पे एक्ट का नाम लिखना है अगर आप किसी भी एक्ट के अंदर ऑडिट के लिए लायबल होते हैं तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सीजीएसटी एक्ट। सीजीएसटी एक्ट के अंदर है, या जीएसटी एक्ट भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। सीजीएसटी एक्ट सेक्शन के बारे में पूछा नहीं, एक्ट के बारे में पूछा है। तो सीजीएसटी एक्ट के अंदर मैं एप्लीकेबल हो जाता हूँ, तो जीएसटी का ही एक्ट ले लेते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है द पर्सन मेकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम जीएसटी R9C इज द सेम पर्सन हु हैड कंडक्ट द ऑडिट ऑफ मेंशन जीएसटीएन। ये कह रहा है कि जो पर्सन है जो इस स्टेटमेंट को बना रहा है, कि वो सेम पर्सन है जो इस ऑडिट को कंडक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं हाँ यस। देन दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड टू फिल पार्ट ए पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे लिखना है रिकंसिलिएशन ऑफ टर्नओवर डिक्लेयर इन ऑडिट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द टर्नओवर डिक्लेयर इन एनुअल रिटर्न जीएसटी R9। तो अब यहाँ पे हमें रिकंसिलिएशन करना है टर्नओवर का, जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर है। इट मीन्स आपके जो बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट्स के अंदर है, उसका रिकंसिलिएशन आपका करना है जो आपने जीएसटी R9 के अंदर टर्नओवर डिक्लेयर करी है। तो सबसे पहला आता है टर्नओवर इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट एज पर ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द स्टेट या यूनियन टेरिटरी फॉर मल्टी जीएसटीएन यूनिट अंडर सेम पेन। द टर्नओवर शैल बी ड्राइव्ड फ्रॉम द ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपको जो टर्नओवर लिखनी है, आपका जो P&L के अंदर जो टर्नओवर है 17-18 के अंदर, उसकी टर्नओवर आपको लिखनी है फाइनेंशियल ईयर 17-18 के अंदर। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ टर्नओवर जो है मेरी 80। ठीक है, ये होगी मेरी टर्नओवर जो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर है। इट मीन्स P&L के अंदर है। उसके बाद आपको लिखना है अनबिल्ड रिवेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कोई भी ऐसी रिवेन्यू है जो आपका अनबिल्ड है, जिसकी आपने बिलिंग नहीं करी, वो लिख लेंगे अगर इस तरह की कोई रिवेन्यू है तो। उसके बाद अगला है अनएडजस्टेड एडवांस एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कोई ऐसा एडवांस है जो है फाइनेंशियल ईयर के एंड में, तो उसकी डिटेल लिखनी होगी। जैसे मेरे पास है यहाँ पे 42,000 है, वो अनएडजस्टेड एडवांस है एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अगला पूछता है यहाँ पे डीम्ड सप्लाई अंडर शेड्यूल फर्स्ट। अगर शेड्यूल फर्स्ट के अंदर कोई भी डीम्ड सप्लाई है वो लिख लेंगे। क्रेडिट नोट इशू आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर बट रिफ्लेक्टेड इन एनुअल रिटर्न। अगर कोई भी क्रेडिट नोट है आपने फाइनेंशियल ईयर के बाद इशू किया है लेकिन एनुअल रिटर्न में है वो रिफ्लेक्टेड, वो ले लेंगे। ट्रेड डिस्काउंट अकाउंटेड फॉर द ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट आर नॉट परमिसेबल अंडर जीएसटी। कोई भी ट्रेड डिस्काउंट है जो जीएसटी के अंदर परमिसेबल नहीं है लेकिन ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर है, उसकी डिटेल लिख लेंगे।
उसके बाद यहाँ से लिखना होगा आपको टर्नओवर अप्रैल से जून तक की, अप्रैल से जून तक की जो आपकी टर्नओवर है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो मेरी यहाँ पे जो टर्नओवर है अप्रैल से जून की वो है 1 लाख, तो 1 लाख ले लिया मैंने यहाँ पे टर्नओवर। उसके बाद यहाँ पे बोलता है अनबिल रिवेन्यू एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कोई भी अनबिल रिवेन्यू है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर है, देखो वो ऊपर बोल रहा था एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर और यहाँ पे बोल रहा है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अनएडजस्टेड एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, कोई भी अनएडजस्टेड एडवांस है साल के शुरू में तो वो लिखना है। अनबिल रिवेन्यू है साल के एंड में तो उसकी डिटेल लिखनी है। फिर क्रेडिट नोट अकाउंटेड फॉर द ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट आर नॉट परमिसेबल अंडर जीएसटी। कोई भी आपका क्रेडिट नोट है जो ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर है लेकिन जीएसटी के अंदर परमिसेबल नहीं है, उसकी डिटेल लिख लेंगे। उसके बाद बोलता है यहाँ पे एडजस्टेड अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय SEZ यूनिट टू DAT यूनिट्स, अगर इस तरह की कोई डिटेल है तो वो लिख लेंगे। मेरी यहाँ पे इस तरह की कोई भी डिटेल नहीं है, कंपोजिट वाला है टर्नओवर फॉर द पीरियड अंडर कंपोजिशन स्कीम, तो उसकी डिटेल लिख लेंगे। फिर बोलता है एडजस्टमेंट इन टर्नओवर ड्यू टू रीजन नोट लिस्टेड अबव, कोई भी आपकी एडजस्टमेंट आपने करी है टर्नओवर की और बताए गए कोई भी लिस्ट में लिस्टेड नहीं है तो उसकी डिटेल लिख लेंगे। लगभग मेरी यहाँ पे कोई भी नहीं है तो मैंने इसे कर लिया 0। बाकी यहाँ पे आपको लिखना होगा जो GSTR 9 के अंदर आपने डिक्लेयर करी है तो उसकी डिटेल लिखनी होगी। तो मैं चलता हूँ GSTR 9 फॉर्म पे, जो मैंने फॉर्म GSTR 9 बनाया था। तो मैंने ये कर लिया ओपन, फॉर्म GSTR 9 एक्सेल शीट के अंदर है, ये मैंने प्रिपेयर कर रखा है। किस तरह से प्रिपेयर करना है इस फॉर्म GSTR 9 को, अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो आप देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के आई बटन पे जाके देखिए और समझिए किस तरह से आपको फॉर्म GSTR 9 प्रिपेयर करना है इस एक्सेल शीट के अंदर, ताकि आप GSTR 9C को इजीली बना सके। तो अब मुझे यहाँ पे आना है फॉर्म GSTR 9C पे। ये जो मैंने टर्नओवर डिक्लेयर करी है GSTR 9 के अंदर बिल्कुल सेम है, देख सकते हैं यहाँ पे ये आ गई, देख सकते हैं दोस्तों 776160.60। तो ये मुझे लिखना होगा यहाँ पे, ले लेता हूँ मैं, बिल्कुल सेम है 776160.60। तो ये तो होगी रिकन्सिलेशन। अब कर लेते हैं वैलिडेशन शीट पे क्लिक, तो ये वैलिडेशन हो गया, कोई भी एरर नहीं आया। नेक्स्ट पे जाएंगे, अगर कोई भी अनरिकन्सिलेशन डिटेल है उसके बारे में आपको रीज़न लिखना होगा और आपके पास रीज़न ज़्यादा है तो ऐड भी कर सकते हैं यहाँ से रीज़न को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे। अब आपको लिखना है रिकन्सिलेशन ऑफ टर्नओवर डिक्लेयर इन ऑडिट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद टर्नओवर डिक्लेयर इन एनुअल रिटर्न GSTR 9। देखो दोस्तों, यहाँ पर रिकन्सिलेशन करना है जो आपने ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दिखाई है अपनी टर्नओवर और GSTR 9 के अंदर जो है उससे रिलेटेड। अब आपको यहाँ पे लिखना है एग्जेम्प्टेड सप्लाई, कोई भी अगर आपकी एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, नील रेटेड सप्लाई है या नॉन GST टर्नओवर है या नो सप्लाई टर्नओवर है उसकी डिटेल लिख लेंगे, तो वो हमें मिल जाएगा यहाँ से। देख सकते हैं ये आ गया मैं GSTR 9 पे। तो इस तरह की डिटेल सारी मेरी जो एग्जेम्प्टेड वाली है वो यहाँ से मिलेगी, देख सकते हैं ये हो गई एग्जेम्प्टेड वाली डिटेल। जीरो रेटेड वाली आ गई, एग्जेम्प्टेड वाली ये देख सकते हैं 22,500 और नील रेटेड वाली ये आ गई, तो दोनों को इकट्ठा लिख सकता हूँ मैं। तो ये ले लिया मैंने 47,500। उसके बाद जीरो रेटेड सप्लाई बोली है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, जीरो रेटेड सप्लाई बोल रहे हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स 10,000 जो मेरी जीरो रेटेड सप्लाई है। सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय द रिसिपेंट ऑन रिवर्स चार्जेस बेसिस, आपको वो वाली सप्लाई लिखनी है जिसके ऊपर रिसिपेंट ने ही रिवर्स चार्जेस बेसिस पे टैक्स को पे किया है। मेरे पास इस तरह की कोई भी सप्लाई नहीं है। अब आपको जो GSTR 9 के अंदर जो आपकी टर्नओवर आ रही है टैक्सेबल टर्नओवर वो लिख लेंगे, टैक्सेबल टर्नओवर। तो ये वाली जो टर्नओवर है वो टैक्सेबल टर्नओवर हो जाएगी। 9C में आ गया, ये लिख लिया मैंने 8.7। अब 1500 रुपये का डिफरेंस आया। तो दोस्तों जो 1500 का डिफरेंस आया वो RCM की वजह से आया, देख सकते हैं रिवर्स चार्जेस वाली जो सप्लाई थी उसकी वजह से। यहाँ पे 1500 है 37.50 37.50। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो है डिफरेंस जो आ गया है, देख सकते हैं ये। अब शीट की वैलिडेशन करेंगे, ओके किया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप लिख सकते हैं जो आपकी डिफरेंस है, जो रीज़न है वो किस वजह से है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया RCM बेसिस पे इसकी वजह से। अब शीट का वैलिडेशन करेंगे, ये हो गया वैलिडेशन। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जो डिफरेंस आया उसकी डिटेल लिख लेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे 1500 का डिफरेंस आया तो 1500 ले लिया। उसके बाद 37.50 का टैक्स बना, 37.50 का टैक्स बना। ये टैक्स पेबल बना था और मैंने ये GSTR 9 के अंदर टैक्स पे कर दिया है 37.50 और 37.50। ठीक, ये हो गई कंप्लीट शीट। बाकी इसको भी 0 करना होगा, नहीं तो ये रेड में आ जाता है मार्क्स। इसको हमने कर लिया वैलिडेट, देन ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पे आ जाएंगे। अब आपके पास रिकन्सिलेशन ऑफ टैक्स पेड की डिटेल पूछेगा,
कोई भी अगर रिकन्सिलेशन की डिटेल आपने टैक्स पे नहीं किया है, डिफरेंस है, तो उसकी डिटेल लिखेंगे, रीज़न लिखेंगे टैक्स क्यों नहीं पे किया आपने। ठीक है, वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, देन ओके करेंगे। यहाँ पे कोई भी इस तरह की डिटेल नहीं है मेरे पास। ये उसी रीज़न की वजह से जो अमाउंट पेबल बना है और जो टैक्स पे करना है उसके वजह उसकी डिटेल आपको देनी होगी यहाँ पे। ठीक, तो मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब हम बात करते हैं इनपुट एज क्रेडिट की। तो जो आपका इनपुट एज क्रेडिट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पड़ा है, इट मीन्स बैलेंस शीट के अंदर, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी होगी जितना आपका पड़ा है। तो मेरा यहाँ पे जो इनपुट एज क्रेडिट पड़ा है 08.01 वो ले लिया मैंने। उसके बाद अब आपको लिखना है आईटीसी बुक इन अर्लियर फाइनेंशियल ईयर क्लेम इन करंट फाइनेंशियल ईयर। इस तरह का कोई भी आईटीसी आपके पास है जो आपने अर्लियर फाइनेंशियल ईयर के अंदर बुक किया है लेकिन क्लेम किया है इस करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, मतलब 18-19 के अंदर, तो उसकी डिटेल लिखेंगे आईटीसी बुक इन करंट फाइनेंशियल ईयर टू बी क्लेम सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। अगर आपने आईटीसी बुक कर लिया करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर लेकिन क्लेम किया है उसके बाद वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो उसकी डिटेल लिखेंगे। वो आ गया। अब आपको लिखना है जो आपने आईटीसी जीएसटी 9 के अंदर क्लेम किया है, तो 9 के अंदर लगभग मैंने सेम क्लेम किया है, कोई भी डिफरेंस नहीं है मेरा। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, लगभग 1 पैसे का डिफरेंस है, तो कोई ये बड़ी वैल्यू नहीं है। चाहे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको टोटल नेट आईटीसी अवेल्ड। तो ये है टोटल नेट आईटीसी अवेल 135,308.01, ये लिख लिया मैंने आईटीसी टोटल। शीट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, फिर इसे कर लेते हैं हम वैलिडेट। ये रेड से हो गया, आपको 00 लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये रेड से ही रहेगा। ओके कर लिया, नेक्स्ट पे गए। देन यहाँ से आपको रिकन्सिलेशन की डिटेल लिखनी है, कोई भी रीज़न है, अदर रीज़न है उसकी वजह से आपका आईटीसी क्यों रिकन्साइल नहीं हुआ है उसकी डिटेल लिखेंगे। देन वैलिडेट शीट पे क्लिक करेंगे, ओके कर लिया, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे डिटेल देनी होगी जो आपका आईटीसी रिकन्साइल है एनुअल रिटर्न के अंदर, एक्सपेंसेस जो आपने बुक ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर या बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, उससे यहाँ पे उसके साथ रिकन्सिलेशन करेगा आईटीसी का। तो 9 के साथ और जो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है आईटीसी उसके साथ, इट मीन्स एक्सपेंसेस वाइज डिटेल देनी है आपको यहाँ पे। जैसे परचेज के ऊपर कितना आईटीसी था, एक्सपेंसेस के ऊपर कितना आईटीसी है, तो वो सारी डिटेल देनी होगी। तो सबसे पहले मैं परचेज की बात करता हूँ। जैसे मैं अपने केस में बात करूँ, यहाँ पे 1032843.25 ये होगी मेरी परचेज और इसके ऊपर आईटीसी है 102,877.79 और इतना ही मैंने एलिजिबल हूँ क्लेम के लिए। इन एलिजिबल आईटीसी कोई सा भी नहीं है। आईटीसी की डिटेल परचेज की। उसके बाद आता है कैपिटल गुड्स की है मेरी कुछ, तो कैपिटल गुड्स की ले लेता हूँ मैं 170,500। और उसके बाद है यहाँ पे आईटीसी जो था इसके ऊपर 690 और एनी अदर एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस है जिसके ऊपर आपने आईटीसी क्लेम किया है तो उसकी डिटेल ले लेंगे। जैसे मेरा है यहाँ पे 50। ठीक, तो दोस्तों ये लिख लिया मैंने इस एक्सपेंसेस के ऊपर जो आईटीसी था और इतना ही मैं एलिजिबल हूँ क्लेम के लिए, ये कर लिया ओके। 135,308.01 इतना ही मेरा जीएसटी 9 के अंदर आईटीसी है, तो ये है कंप्लीट ओके हो। इसकी डिटेल आपको कहाँ से मिलेगी? सिंपल तरीका है, आप अपने पीएनएल में जाएं, पीएनएल से इसकी डिटेल आप निकाल सकते हैं कि एक्सपेंसेस के ऊपर कितना आईटीसी है। तो ये हो गया कंप्लीट। बाकी वैलिडेट कर लेते हैं शीट को। ये वैलिडेट कर लिया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अनरिकन्सिलेशन कोई भी है, मतलब अगर रिकन्साइल नहीं है, डिफरेंस आ रहा तो उसकी डिटेल आप यहाँ लिख लेंगे, रीज़न लिख लेंगे। देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कोई भी अनरिकन्साइल की वजह से टैक्स पेबल बना तो उसकी डिटेल लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक, मेरी यहाँ पे इस तरह की कोई भी डिटेल नहीं है। शीट हो गई सक्सेसफुली वैलिडेट। देन नेक्स्ट पे आ जाएंगे। अब यहाँ से आपको उसके बाद यहाँ पे ऑडिटर का रिकमेंडेशन आ जाएगा कि उसका जो टैक्स पेबल बना है वो किस वजह से बना है, तो वो यहाँ पे टैक्स पेबल बना है तो उसकी डिटेल लिख देगा यहाँ पे। ऑडिटर का जो रिकमेंडेशन है टैक्स की पेबल की, तो वो यहाँ पे लिख सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे आईटीसी का भी ऑप्शन है, तो अगर आईटीसी एक्स्ट्रा क्लेम कर लिया, कम क्लेम कर लिया या गलत क्लेम कर लिया या इनएलिजिबल है या डिसअलाउ है, तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे लिख के जो टैक्स बन रहा है वो उसकी बता सकता है कि इतनी पेमेंट करनी होगी और इतनी पेमेंट वो कर सकता है। फिर वैलिडेट कर दिया, सीट पे ओके कर दिया। आपको ये सारी डिटेल भरनी होगी, मेंबरशिप वगैरह, ऑथराइज सिग्नेचरी, प्लेस, डेट, फुल एड्रेस। देन ये आपका हो जाएगा ओके। पार्ट बी में यहाँ पे सर्टिफिकेशन होता है, सर्टिफिकेशन होता है रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का। ठीक, जो जिसने ऑडिट किया है तो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे भर के इस सर्टिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे। हम बात करें होम पे आएंगे, तो होम पे आने के बाद आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, वैलिडेशन प्रीव्यू नहीं दिखाएगा क्योंकि जो पार्ट बी है देख सकते हैं, ये पार्ट बी के अंदर सारी डिटेल भरनी पड़ेगी, तभी आपका यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा।
इसलिए ये बोल रहा है वैलिडेशन एरर है, पहले आप उन सारी डिटेल को भरो तो आप प्रीव्यू देख सकते हैं। जब आप सारी डिटेल भर लेंगे तो आप प्रीव्यू इजीली यहाँ पे देख सकते हैं और JSON फाइल को आप जनरेट करके अपलोड कर सकते हैं सीधे ही GST पोर्टल पे। तो इस तरीके से आप GST 9C को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। आप फॉर्म GST 9 को बना लें एक्सेल शीट में, फिर उसके बाद आप इसे बनाएं तो बहुत कम टाइम में आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से इजीली आप GST 9C बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, मन में जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक करते हैं मुझे खुशी मिलती है और मैं इस तरह की वीडियो आपके सामने लाता हूँ। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।